हेलो स्टूडेंट्स, मैं आसिया क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के भौतिक संरचना के विषय में पढ़ाऊंगी। ये विषय अध्ययन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की आगामी होने वाली परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न किए जा सकते हैं। इसलिए मेरे अनुसार, मेरे अनुभव के आधार पर उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना के विषय में अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। तो चलते हैं हम अपने विषय की ओर। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करिए। ये जो आपको घंटी का बटन दिख रहा है, आप इसको टच कर दीजिएगा तो इससे ये होगा कि आपको मेरी जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि आज से मैंने आपके लिए कोई वीडियो अपलोड की है। तो उत्तर प्रदेश का भौतिक संरचना को जानने के लिए हमें जानना होगा कि उत्तर प्रदेश को कितने भूभागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र आता है। नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र आता है। उसके बाद गंगा यमुना का समतल मैदान और तीसरे नंबर पे आता है दक्षिण का पठारी भाग। तो ये 3 भूभागों में बांटा गया है। ये जो तराई का भाग है ये पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है गंगा यमुना का समतल मैदान और दक्षिण का पठारी भाग तीसरे नंबर पे आता है। इसको हम एक मानचित्र के माध्यम से समझ लें। तो ये आप देखिए एक पतली सकरी पट्टी के रूप में ये जो गया है और हमने उसको मानचित्र पर 1 नंबर से इंगित किया है। ये आपका तराई क्षेत्र है। ये आपका क्या है? तराई क्षेत्र, एक पतली सी पट्टी के रूप में। फिर नंबर 2 पर जो सबसे चौड़ा भाग आपको दिख रहा है ये आपका गंगा और यमुना का समतल मैदान है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। नंबर 2 पे मैंने एक चौड़ा भाग दिखाया है। ये सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग है जो समतल मैदान है। ये बहुत कृषि के योग बहुत उपजाऊ है, ये इसीलिए उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। तीसरे नंबर पे ये दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, पठारी भाग है ये देखिए, इसको मैंने मानचित्र पर इस प्रकार इंगित किया हुआ है। अगर हम बात करते हैं उत्तर के का तराई क्षेत्र, इसको हम भाबर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नदियों का जब इतनी तेजी से हिमालय पर्वत से, यानी कि भारत के उत्तर में जो हिमालय पर्वत है, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है, वहां से जब नदियां आती हैं बहुत तेजी से आती हैं। उनकी गति बहुत तेज होती है। वो अपने साथ पत्थर है उसको बहाकर लेकर आती हैं। लेकिन जब वो यहाँ पर आती हैं तो भाबर क्षेत्र में आकर लगभग लुप्त हो जाती हैं और तराई क्षेत्र में फिर निकल आती हैं, दिखाई देने लगती हैं। वो फिर से समतल मैदान पर दिखाई देने लगती हैं। लेकिन ये तराई क्षेत्र जो है, यहाँ पर तराई क्षेत्र का ये भाग कंकड़िली पथरीली भूमि से भरा हुआ है। वर्षा खूब होती है, इसलिए यहाँ पर आपकी दलदली भूमि है। अगर दलदली भूमि की बात की जाए तो दलदली भूमि में क्या होता है? वर्षा होती है, ईंटें कंकड़ पत्थर की मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो यहाँ पर जमीन की जो दलदल होता है उसमें मच्छर बहुत आयत से पाए जाते हैं, जिसके कारण हर वर्ष यहाँ पर मलेरिया का प्रकोप बहुत अधिक फैलता है। अगर हम इसके फसलों की बात करें तो वर्षा खूब होती है। तो वर्षा जहाँ पर होती है वहां पर सबसे अधिक फसल किस चीज की होगी? सबसे प्रमुख फसल वहां पे धान की और गन्ने की होगी। तो ये हमारा धान और गन्ने का बहुत ही बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का एक उत्पादक क्षेत्र बड़ा धान और गन्ने के लिए। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल इसका सहारनपुर से लेकर देवरिया तक फैला हुआ है। पूर्व पश्चिम से पूर्व में ये सहारनपुर से लेकर देवरिया तक फैला हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जो उत्तर के तराई क्षेत्र में है। मानचित्र पर आप देख सकते हैं कि ये एक पतली पट्टी के रूप में हमारे प्रदेश में फैला है। जब ये वर्ष 2009 नवंबर 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भाग था, उसके पहले और उसमें तब तक यहाँ पर तराई क्षेत्र का एक बड़ा भूभाग हमारे प्रदेश का भाग हुआ करता था। लेकिन 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया, विभाजन हुआ, तो उस समय तराई का अधिकतर क्षेत्र उत्तराखंड में चला गया और हमारे पास केवल एक पतली पट्टी के रूप में है। हमारे प्रदेश में, हमारे राज्य में तराई क्षेत्र एक पतली पट्टी के रूप में है। और अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ कौन कौन से जिले आते हैं तो इसमें सबसे पहले सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत और क्या है लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया आदि जिले हैं। लेकिन ये जिले पूरे तराई क्षेत्र में नहीं आते हैं, केवल इनका उत्तरी भाग ही हमारे तराई क्षेत्र में है। बाकी ये जो दक्षिणी भाग है ये क्या है? ये आप उत्तर प्रदेश के गंगा और यमुना के समतल मैदान का भाग है। यानी इन जिलों में कुछ भाग तराई क्षेत्र है और कुछ भाग समतल मैदान है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।
ये देख लीजिए आप, गंगा यमुना का समतल मैदान है, अधिकतर इसी का क्षेत्र है, नदियों द्वारा बिछाई गई मिट्टी से है बना। मैदान की ऊंचाई 80 से 250 मीटर तक की है और मिट्टी की गहराई 450 मीटर तक मिल जाती है। मिट्टी की अगर गहराई की बात करें तो ये मिट्टी की गहराई की अगर हम बात करें 4500 है। यहाँ पे ये 450 लिखा है, ये 450 नहीं है, 4500 मीटर तक है। इस मैदान की ऊंचाई 80 से 250 मीटर तक भी कहीं कहीं मिलती है। एक बार हम इसको मानचित्र पर फिर से समझ लेते हैं कि देखिए ये जो पीली लाइन है मानचित्र पर दिख रही है और ये जो लाल लाइन दिख रही है, इन दोनों के बीच में जो चौड़ा सा क्षेत्र है, ये जो चौड़ा सा क्षेत्र है यही आपका गंगा और यमुना का मैदान है और ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। ये पूरी एक पट्टी पंजाब से लेकर के पश्चिमी बंगाल तक फैली हुई है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में ये एक चौड़ा भूभाग आपके गंगा और यमुना का समतल मैदान है। ये 2 नंबर से मैंने आपके मानचित्र के समझाने के लिए इंगित किया है। अगर हम बात करें कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के दक्षिण से बिजनौर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, बरेली, मुरादाबाद, बदायूं, एटा, मैनपुरी, आगरा, मथुरा जिले हैं और वाराणसी है, जौनपुर है, बलिया है, गाजीपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं भदोही में भी इसका विस्तार है। सोनभद्र भदोही में भी इसका विस्तार फैला हुआ है। तो ये आपको अच्छे से मानचित्र के माध्यम से समझ में आ गया होगा। तो ये गंगा और यमुना का समतल मैदान जो है ये 2 भागों में बटा है। एक है बांगर क्षेत्र और दूसरा है खादर क्षेत्र। तो ये बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र को किस आधार पे बांटा गया है? बांगर और खादर क्षेत्र को इस आधार पे बांटा गया है कि बांगर वह क्षेत्र है जहां पर एक बहुत लंबे समय तक नदियों का विक्षेपण हुआ, वहां पर बाढ़ का पानी आया और धीरे धीरे वो इतना ऊंचा हो गया कि अब वहां पर नदियों का जल नहीं पहुंच पाता है। बाढ़ चाहे इतनी आ जाए, नदियों का जल वहां पर नहीं आ पाता है। इसके कारण वहां पर अब नई मिट्टी नहीं बिछ रही है। तो इसका मतलब ये है कि बांगर क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है? ये पुरानी मिट्टी है। अब वहां पे नई मिट्टी का निर्माण नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्षेत्र बांगर क्षेत्र है। अगर बांगर क्षेत्र की बात हम करें तो बांगर क्षेत्र में लगातार उपजाऊ मिट्टी की उपजाऊपन कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे कृषि हो रही है और कृषि होते होते नई मिट्टी बिछ नहीं रही है, नई मिट्टी आ नहीं रही है, तो इसलिए इसमें उपजाऊपन कम हो गया है, इसका उपजाऊपन क्षीण हो रहा है, इसलिए इसको ये बांगर क्षेत्र में आता है। दूसरे नंबर पे होता है खादर क्षेत्र। यह खादर क्षेत्र क्या है? खादर क्षेत्र उस भाग को कहते हैं जो निचले हैं और नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाई गई मिट्टी की परतों को एकत्रित होने से बने हैं। खादर क्षेत्रों को ही, ये जो खादर क्षेत्र हैं इनको कछार कहते हैं। ये कछारों में पाए जाते हैं क्योंकि कछारों की मिट्टी प्रतिवर्ष बदलती रहती है। वहां पे नई नई मिट्टी नदियों के द्वारा लाके बिछाई जाती है। तो वर्षा ऋतु में यहाँ पर अधिकांश भाग में क्या हो जाता है? यहाँ पर अधिकांश भाग में बाढ़ के कारण यहाँ पर पानी भर जाता है, जल प्लावन हो जाता है। स्थिति यहाँ पर बहुत भयंकर भी हो जाती है, जिसके कारण खरीफ की फसल को काफी नुकसान पहुंचता है। खरीफ की फसल को काफी नुकसान पहुंचता है। इन क्षेत्रों में नदियों द्वारा अधिक आवरण क्षय करने के कारण बीहड़ों का निर्माण होता है। यहाँ पर बीहड़ का निर्माण होता है जिनकी मिट्टी नितांत अनुपजाऊ है। यमुना और चंबल का बीहड़ आपने सुना होगा। यमुना और चंबल का ये जो बीहड़ है, यहाँ पर बीहड़ होने के कारण भूमि अनुपजाऊ है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व भी कम हो जाता है। जनसंख्या का घनत्व कम होता है, आबादी कम हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर अपराध की स्थिति बढ़ जाती है। खादर क्षेत्र को 5 भागों में बांटा जा सकता है। खादर क्षेत्र गंगा यमुना का दोआब है, गंगा गोमती का दोआब है, गोमती घाघरा क्षेत्र है, ट्रांस घाघरा क्षेत्र है और रुहेलखंड का समतल मैदान। ये 5 भागों में खादर क्षेत्र को बांटा गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बांगर क्षेत्र क्या होता है। उस क्षेत्र को बांगर क्षेत्र कहते हैं जहाँ की भूमि ऊंची है और नदियों का बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है और सैकड़ों वर्षों से कृषि उपयोग में आते रहने के फलस्वरूप बांगर क्षेत्र में मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्षीण हो गई है। और खादर क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जो निचले हैं और नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाई गई मिट्टी की परतों को एकत्रित करने से बने हैं। और इसमें वर्षा का बहुत ज्यादा जब होते हैं वर्षा ऋतु में, तो यहाँ पर खरीफ की फसल को काफी नुकसान भी होता है। तो ये जो क्षेत्र है मैदान का, इसकी ये बहुत सारी नदियों के जल से के द्वारा आती हैं, मिट्टी को बिछाया जाता है। तो यहाँ पर इनकी मैदान का निर्माण कौन कौन सी नदियां करती हैं? यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, शारदा, ताप्ती एवं गंडक के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी कीचड़ बालू से हुआ है। तो ये बहुत ही अधिक उपजाऊ है, गहराई भी ये बहुत ज्यादा है। ये हम कौन सा क्षेत्र बता रहे हैं? ये हम आपको खादर क्षेत्र बता रहे हैं। खादर क्षेत्र की विशेषता क्या क्या है कि ये बहुत अधिक गहरी है। अगर हम इनकी गहराई की बात करें तो गहराई भी मिट्टी में काफी अधिक है।
मानचित्र पर फिर से समझ लेते हैं कि देखिए ये पीली लाइन है मानचित्र पर दिख रही है और ये जो लाल लाइन दिख रही है, इन दोनों के बीच में जो चौड़ा सा क्षेत्र है, ये जो चौड़ा सा क्षेत्र है यही आपका गंगा और यमुना का मैदान है और ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। ये पूरी एक पट्टी पंजाब से लेकर के पश्चिमी बंगाल तक फैली हुई है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में ये एक चौड़ा भूभाग आपके गंगा और यमुना का समतल मैदान है। ये 2 नंबर से मैंने आपके मानचित्र के समझाने के लिए इंगित किया है। अगर हम बात करें कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के दक्षिण से बिजनौर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, बरेली, मुरादाबाद, बदायूं, एटा, मैनपुरी, आगरा, मथुरा जिले हैं और वाराणसी है, जौनपुर है, बलिया है, गाजीपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं भदोही में भी इसका विस्तार है। सोनभद्र भदोही में भी इसका विस्तार फैला हुआ है। तो ये आपको अच्छे से मानचित्र के माध्यम से समझ में आ गया होगा। अब हम दक्षिण के पठारी भाग की बात कर लेते हैं। तो अगर इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो क्षेत्रफल इसका 45,200 वर्ग किलोमीटर है और इसका भूभाग कहां तक है? बुंदेलखंड और बघेलखंड में है। अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग इसका क्षेत्र है। अभी मैं इसको मानचित्र के द्वारा भी समझाने का प्रयास करूंगी। प्रमुख नदियां इसकी कौन सी हैं? अगर हम इसकी बात करते हैं नदियों की तो चंबल, बेतवा, केन, सोन और टोंस इसकी 5 सहायक नदियां हैं। यहाँ पे आती हैं मुख्यतः यही 5 नदियां हैं। अगर चंबल, बेतवा और केन की बात करें तो चंबल, बेतवा और केन यमुना की सहायक नदी है, जबकि सोन और टोंस जो है गंगा की सहायक नदी है। गंगा नदी में ये जाकर मिलती है। तो गंगा नदी की सहायक नदी कौन है? सोन और टोंस। अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं तो आप बता दीजिए सोन और टोंस हैं। चंबल, बेतवा और केन यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसके ऊंचाई की तो ये इसकी कैमूर की घाटी से लेकर विंध्याचल तक ये फैले हुए हैं। विंध्याचल में चुनार के मिर्जापुर, चुनार वगैरह आदि जो इस जगह है वहां तक ये चले गए हैं। इनकी अधिकतम ऊंचाई सामान्यतः अगर माने तो 300 मीटर है, जबकि कहीं कहीं इनकी ऊंचाई और अधिक मिल जाएगी। अगर विंध्य शैलों की बात करें तो कैमूर श्रृंखला की रचना विंध्य शैलों के द्वारा कैमूर श्रृंखला की रचना हुई है। इसमें कठोर बलुआ पत्थर, क्वार्टरजाइट और कांग्लोमेरेट प्राप्त होते हैं। गंगा यमुना के मध्यवर्ती क्षेत्र में रवेदार शैलें पाई जाती हैं। ये टर्शरी और अंगारा लैंड और टर्शरी युग की हैं और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य जो 33 नामक सागर बह रहा था उनके अवसादों में निक्षेपित होने के फलस्वरूप उत्तरी भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ, क्योंकि मध्यकाल में की समाप्ति तक इसे सागर को निक्षेपित पदार्थों से भूगर्भित हलचलों के द्वारा ऊपर उठाया गया और प्लायोसीन युग में इसका निर्माण की तृतीय हलचलों के परिणाम स्वरूप शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण हुआ। जब ये अवसाद गोंडवाना लैंड की ओर से अग्रसित न हो पाए तो निरंतर दबाव के परिणाम स्वरूप ऊपर उठ गए और मोड़दार इसमें वलय पड़ गए, मोड़ पड़ गए, जिसके कारण क्या हुआ? यहाँ पर हिमालय पर्वत और उसकी मोड़दार श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। अगर पूछा जाए मायोसीन युग में श्रेणियों के निर्माण के द्वारा क्या हुआ तो वहां पर आप बताएंगे लघु एवं मध्यमालय श्रेणियों का निर्माण हुआ। अगर हम इनके निर्माण की बात करते हैं कि दक्षिण का पठार का निर्माण कैसे हुआ तो गोंडवाना लैंड के द्वारा हुआ। यहाँ से नदियां आती थी, पानी का निक्षेपण 33 सागर में होता था और उसी के कारण आपके हिमालय का निर्माण हुआ और उसके चलते गोंडवाना लैंड लगातार ये इतनी सारी नदियां थी, इनके अलावा भी बहुत सारी नदियां हैं। तो ये जो है नदियों में से इनका जो ऊपरी सिरा था कटता चला गया और ये पठार के रूप में हो गया। अगर हम इसके मानचित्र की बात करें कि दक्षिण का पठारी क्षेत्र कहाँ कहाँ फैला है तो ये इसके अंतर्गत आप देखिए ये एक रेड कलर से ये आपका पूरा ये पोर्शन दिख रहा है पतला सा, ये जो है 3 नंबर लिखा हुआ है। ये जो है आपका दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। इसमें झांसी है, जालौन है, बांदा है, चित्रकूट, ललितपुर, इलाहाबाद जिले का मेजा, करछना की तहसीलें, गंगा के दक्षिण में पड़ने वाला मिर्जापुर का कुछ हिस्सा और चंदौली जिले के चकिया तहसील आदि स्थित हैं। यहाँ पर सोनभद्र है। ये सब आपके मिर्जापुर और सोनभद्र की पहाड़ियां लगभग इसकी ऊंचाई 600 मीटर तक ऊंची हैं और ये सब दक्षिण के पठार के क्षेत्र में ही आते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। आपको अगर समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है तो आप अपनी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।